दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। एक अंधेरी सुनसान रात। रात के 12 बजे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। उनमें से नीरज अपनी आंखों को मलते हुए नीचे उतरता है और देखता है पूरा स्टेशन खाली था। नीरज को यह देखकर ज़्यादा हैरानी नहीं होती। वो जानता है ये छोटा सा स्टेशन है और यहाँ रात के समय में इक्का दुक्का ट्रेन ही रुकती है। और वह यह भी जानता था कि अब इससे मैं कोई ऑटो रिक्शा या ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा। नीरज स्टेशन से बाहर आकर देखता है यह सच में कोई ऑटो या रिक्शा नहीं था। अब उसे पैदल ही अपने घर जाना होगा। अब नीरज पैदल ही अपने घर जाने लगता है। नीरज का घर स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। नीरज चलते चलते अब जंगल के पास आ गया था। नीरज के गांव जाने का यही एक रास्ता था जो इस भी जंगल से होकर जाता था। नीरज वैसे एक निडर लड़का था, इसलिए वो इतनी रात को भी अकेले उस जंगल वाले रास्ते से जाने लगता है। नीरज कुछ ही आगे गया था तो उसे अपने आगे से एक वृद्ध औरत आते दिखती है। आते आते वो बूढ़ी औरत उसके बगल से निकलकर चली जाती है और नीरज के पीछे जाकर रुक जाती है। नीरज इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। नीरज अब थोड़ा और आगे ही गया था। उसे लगता है कोई इसके पीछे पीछे आ रहा है। नीरज पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वही बूढ़ी उसके पीछे पीछे चली आ रही थी और उस बुढ़िया ने अपना सर नीचे की ओर करा था। नीरज को यह देखकर बड़ा ही अजीब लगता है और नीरज अपने चलने की स्पीड तेज कर लेता है। जैसे ही नीरज तेज चलने लगा वैसे वो बुढ़िया ने भी तेज तेज चलना शुरू कर दिया। नीरज अब थोड़ा घबराने लगा था। नीरज घबराते हुए भागने लगता है। जैसे ही नीरज भागने लगा था वैसे ही वो बूढ़ी औरत भी उसके पीछे भागने लगी थी। नीरज वो बूढ़ी औरत को अपने पीछे भागते देख उसके दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है। नीरज ने भागते भागते अब जंगल को पार कर लिया। जंगल पार करते ही नीरज को कुछ लोग खेत के पास बैठकर आग तप रहे थे। नीरज उस बूढ़ी औरत से बचने के लिए उन लोगों के पास आकर बैठ जाता है और अपने पीछे की ओर उस बूढ़ी औरत को देखने की कोशिश करने लगता है। पर नीरज को वो बूढ़ी औरत अब कहीं नहीं दिखती। जब नीरज को वो औरत कहीं नहीं दिखती तो नीरज एक ठंडी सांस लेता है और नीरज कुछ देर वही बैठकर तपने लगता है। नीरज को वहीं पर बैठे बैठे 4-5 मिनट हो गए, पर अभी तक जितने भी लोग बैठकर आग तप रहे थे उनमें किसी ने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था। अक्सर किसी भी गांव के कुछ लोग साथ बैठे होते तो वे कुछ ना कुछ बात जरूर ही करते हैं। यही बात नीरज को बड़ी अजीब लग रही थी कि उसमें से कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। सबने अपने सर को नीचे की ओर झुकाया हुआ था। नीरज अब सबकी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, आज कुछ ज़्यादा ही ठंडे ना। पर कोई उसकी बात का उत्तर नहीं देता। पर सब अपना चेहरा ऊपर की ओर करने लगते हैं। जैसे ही नीरज उन सबका चेहरा देखता है तो उसका दिल अपनी दुगनी रफ्तार से धड़कने लगता है। नीरज का दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था मानो जैसे अभी फाड़कर बाहर आ जाएगा। नीरज ने देखा उन सबकी आंखें नई थी और सबके चेहरे सफ़ेद पड़े थे। नीरज घबरा के एकदम से उठता है और जैसे अपने पीछे भागने को मुड़ता है, पर वो वहाँ से भाग नहीं पाता क्योंकि उसके सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। तभी वो बूढ़ी औरत उसके पास आने लगती है। पास आता आते वो कुछ बड़ा रही थी और नीरज के पास आकर नीरज का गला दबाने लगती है। वैसे वो बूढ़ी हो रही थी पर नीरज उसे अपना गला छुड़ा नहीं पा रहा था, मानो उसके अंदर कई लोगों की जान आ गई हो। उसने नीरज का गतला इतनी जोर से दबा रखा था कि नीरज की आंखें बाहर आने लगी थी। देखते ही देखते नीरज की आंखें बाहर निकल गई और वो भी उन सबके जैसे ही हो गया जो वहाँ पर सब बैठकर आग तप रहे थे। अब नीरज भी उनमें से एक हो गया था। बारिश की रात। आज रोहित की सालगिरह थी। उसकी पत्नी घर पर उसका इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन आज रोहित को ऑफिस से लौटते समय काफ़ी देर हो जाती है। वह अपनी बाइक स्टार्ट करता रहे, लेकिन काफ़ी देर तक प्रयास करने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। वह बाइक को वहीं छोड़ देता है और बस का इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि कुछ ही समय में बस के आने का समय होने लगता है। वह चलते चलते बस स्टैंड तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। रोहित बारिश से भीगने लगता है। बारिश से बचने के लिए वह अपने सूटकेस को अपने सिर पर रख लेता है। बस स्टैंड पर और भी कई लोग बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वह ये सभी लोग देखने में बड़े अजीब लग रहे होते हैं।
तभी रोहित महसूस करता है कि बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरना बंद हो गई है। जब उसने देखा तो बगल में एक व्यक्ति अपनी छतरी के आधे हिस्से को रोहित के ऊपर किए हुए था। यह देखकर रोहित हल्का सा मुस्कुराया। उस व्यक्ति की लंबाई रोहित के बराबर थी, हाथ में बहुत सारे अंगूठी और चेहरे पर चश्मे लगाए हुए था, जिससे रोहित का उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। उस आदमी ने कहा, यह बारिश का मौसम भी बड़ा ही अजीब है। कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और कहीं सूखा। कई लोगों को जीवन देती है तो कहीं मौत। उस आदमी को इस बात का रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। वह उस आदमी को देखकर हल्का सा मुझकर अपना सिर हिलाया। कुछ देर बाद रोहित का फ़ोन बजता है और वह जेब से फ़ोन निकालता है। तभी फ़ोन हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। रोहित तुरंत उठाने के लिए झुकता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वह पूरी तरह डर जाता है। वह देखता है कि छतरी वाले आदमी के पैर नहीं है, वह जूतों पर बिना पैरों के खड़ा है। वह हिम्मत बांधकर खड़ा होता है और अनजान बनने का दिखावा करने लगता है। तभी वह देखता है कि बस स्टैंड पर बाकी के लोग नहीं और वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। वह तुरंत अपनी पत्नी शालिनी को अपने साथ हो रही घटना को मैसेज के जरिए बता देता है, जल्द से जल्द अपनी लोकेशन पर आने के लिए कहता है। लेकिन तभी छतरी वाला आदमी कहता है, शालिनी को यहाँ बुलाना अच्छा नहीं है। ये सुनकर रोहित बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तब तक भागता रहता है जब तक कि उसकी छतरी वाला आदमी दिखाई नहीं देता। काफ़ी दूर तक भागने के बाद रोहित हांफने लगता है। सांस भरने के लिए वह एक टेबल पर बैठ जाता है और अपनी तेज सांसों को शांत करने लगता है। लेकिन तभी वह एहसास करता है कि बारिश की बूंदें फिर से उसके ऊपर गिरना बंद हो गई है। वह अपनी नज़र पीछे घुमाता है तो वही छतरी वाला आदमी उसके पास खड़ा होता है। यह देखकर रोहित फिर से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते काफ़ी दूर निकल आता है। बिजली की तेज गड़गड़ाहट में वह देखता है कि सड़क के बीचों बीच वही आदमी खड़ा हुआ है जो ठीक रोहित के सामने है। इस बार उसका आधा शरीर गायब हो चुका है। वह सब देख रोहित की चीख निकल जाती है। इस बीच रोहित के पीछे से बस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। वह तेज़ी से पीछे मुड़ता है तो उसे बस आती हुई दिखाई देती है। तभी कुछ लोगों का झुंड बस की तरफ आते हुए दिखाई देता है। बस रुकती है और वह लोग एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं। इस धक्के में रोहित नीचे गिर जाता है और वह लोग रोहित के ऊपर चढ़ने लगते हैं। बस का कंडक्टर इस भीड़ से बचने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ाता है, लेकिन इस भीड़ में रोहित बस के नीचे आ जाता है। उसका आधा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। तभी उसकी पत्नी शालिनी बस स्टैंड वाली लोकेशन पर पहुंचती है। जैसे ही वह रोहित को ढूंढते हुए इधर उधर देखती है तो उसे रोहित सड़क के बीचों बीच दर्द के मारे कराता हुआ दिखाई देता है और उसका आधा शरीर बस के नीचे कुचल चुका था और मदद के लिए कोई भी उधर दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह से शालिनी उस हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर उसका इलाज किया जाता है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से उसका पैर खराब हो जाते हैं। वह कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकता। इस हादसे के बाद रोहित अगर किसी भी को भी उसके बारे में बताता, कोई भी उसकी बातों का विश्वास नहीं करता। लेकिन शालिनी ने उसके बारे में एक आर्टिकल में पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि हर साल कोई ना कोई व्यक्ति इसी घटना का शिकार होता है। हर एक को वही छतरी वाला आदमी काला चश्मे पहने दिखाई देता है और बाद में वह आदमी उसकी जान ले लेता है। कुछ दिनों बाद डिप्रेशन कारण रोहित की मौत हो जाती है। रोहित की पत्नी शालिनी मानसून के दिनों में हर रोज़ उसी बस स्टैंड पर जाती है और उस छतरी वाले आदमी का इंतजार करती है। उसे लगता है शायद छतरी वाले आदमी की भी इसी तरह किसी बस के नीचे कुचल जाने से मौत हुई होगी और वह अपनी मौत का बदला ले रहा है। शालिनी ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसे कभी भी वह आदमी नहीं मिला। अब हर सालगिरह पर शालिनी बहुत ही बुरी रोती है और रोहित को याद करती है, क्योंकि उसे जान से ज़्यादा चाहने वाला उसका पति रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा। केवल यादों के सहारे वह उसे महसूस कर पाती है।